नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल और आज हम जिस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं वो है कृषि विधेयक 2020। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि क्या कारण है कि किसान जो हैं वो भ्रमित हो रहे हैं? देखिए, जब सरकार ही राज्यों में भ्रमित करने पे लग जाए और कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों को लेकर किसानों के हितों की रक्षा ना करना और उनको गुमराह करने पे लग जाए, तो आप उनसे क्या आशा कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, पिछले 72 वर्षों में अगर कांग्रेस की नीतियां इतनी ही अच्छी होती तो किसान आज इस हालत में क्यों होता। आखिर क्या कारण है। मध्य प्रदेश में भी जब हमारी सरकार आई तब 18% कृषि विकास दर हुई। क्या कारण है, जब मोदी जी की सरकार गुजरात में आई तब जाके 16 से 17% विकास दर वहाँ पे हमारी आई। क्योंकि हमने सुधार किए, सिंचाई योजनाएं लेकर आए, प्रक्रिया में सुधार किया, बाज़ारों को खोला। इससे क्या हुआ, किसानों के पास अवसर मिले कि केवल एक दो फसलों तक वो सीमित नहीं रहते थे, कई तरह की फसलों पे वो गए। और जो खरीदार तय करता था कि हमें ये फसल इतनी चाहिए और उसका मूल्य भी पहले तय हो जाता था, हमने वही इस कृषि विधेयक में किया है कि फसल के रेट पहले तय हो जाएंगे, किसान की ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी और केवल फसल बिकेगी। यानी कि आज अगर 1000 रुपया तय हो गया और कटाई के समय अगर वो 1500 रुपये रेट हो गया, तो जो 500 रुपये ऊपर वाले हैं उसको भी व्यापारी और किसान के बीच में बांटा जाएगा। इससे किसान को लाभ होगा। दूसरा, किसान का ज़मीन का पट्टा नहीं होगा, केवल फसल की वो होगी खरीदारी। दूसरी बात इसमें आती है कि जो एमएसपी पर कांग्रेस कहती है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एमएसपी पे वो कोई कानून अपने समय में बना पाए? 55 साल उन्होंने राज किया, नहीं बनाया। एमएसपी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसके चलते किसानों से फसल खरीदी जाती है। और हमारी सरकार को बने 6 साल हुए हैं। मैं आपको तुलना करके बताना चाहता हूं, कांग्रेस के मुकाबले 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई केंद्र में, तो मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों का आप आंकड़ा निकालिए, गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा हुई और धान की खरीद 114% ज़्यादा हुई, यानी कि दुगनी खरीदारी हुई है। और अगर आप एमएसपी के मूल्यों को भी देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 30% से लेकर 73% तक उसमें वृद्धि हुई। और आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, गेहूं की एमएसपी 41% हमारी सरकार के समय बढ़ी, धान की एमएसपी 43% बढ़ी, मसूर की एमएसपी 73% बढ़ी, चने की एमएसपी 65% बढ़ी, उड़द की एमएसपी 40% बढ़ी, तो मूंग की एमएसपी 60% बढ़ी, अरहर की एमएसपी 40% बढ़ी, तो सरसों की एमएसपी 52% बढ़ी है। ये किसने बढ़ाई? ये मोदी सरकार ने किया है। और यही नहीं, नंदिनी जी, आपके माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूं कि ये जो करोड़ों लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखेंगे, क्या बदलाव किया हमने। स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, कांग्रेस ने 10 साल तक उसको लागू ही नहीं किया। हमने उसको लागू किया, मोदी सरकार ने। लागत प्लस 50% किसान को मिले, ये मोदी सरकार ने किया, यानी कि 150% मोदी सरकार देती है। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? हमने किया है। हमने किसान के एक एक हित की रक्षा करने की बात कही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने एमएसपी दी, एमएसपी आज भी दे रहे हैं और भविष्य में भी एमएसपी मिलती रहेगी। हमने एमएसपी को निरंतर बढ़ाया है पिछले 6 वर्षों में और आगे भी इसमें सुधार होता रहेगा। अनुराग जी, जो एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसान है वो भ्रमित है कि एमएसपी सरकार खत्म करने जा रही है। देखिए, इसलिए मैंने अपने उत्तर में विस्तार में बताया कि एमएसपी हमने दी है, 6 साल दी, आगे भी देंगे। 6 सालों में हमने खरीद भी दुगनी की है। अगर धान की खरीद 114% हुई, गेहूं की 73% हुई और बढ़ोतरी भी आपकी 35% लेके 73% तक दाम में वृद्धि हुई, तो मोदी सरकार ने की है। इसलिए हमने क्या किया कि जो पहले सीमित बाजार भी होता था, हमने बाजार को भी बड़ा करने का काम किया है।
मैं ये जानना चाहूँगी अनुराग जी कि किसान को ये कहीं लगता है कि सरकारी अगर खरीद नहीं होगी, अगर उसे बाहर निजी जो कंपनियां हैं वो आकर खरीद करने लगेंगी तो कहीं ना कहीं वह असुरक्षित हो जाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? दो बातें मैं इस पे कहूँ, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। मंडी को कौन बंद कर रहा है? कोई बंद नहीं कर रहा। एमएसपी को कौन ख़त्म कर रहा है? कोई ख़त्म नहीं कर रहा। तो शंका किस बात की है? अगर हमारी सरकार ने एमएसपी के मूल्यों में वृद्धि भी की है, एमएसपी की खरीद भी दुगनी की है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मंडी राज्य का विषय है। राज्य ने मंडी चलानी चलाए, नहीं चलानी ना चलाएं, हम तो किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जहां पर देश का किसान देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर अब अपनी फसल बेच पाएगा। पहले वो केवल एक मंडी तक सीमित था, अब पूरे देश का व्यापार उसके लिए खुल गया है, इसलिए उसको ज़्यादा दाम मिलने के आसार हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर राज्य की सरकारें जैसे पंजाब में 8.5% मंडी टैक्स लगाती हैं, अगर हम जो व्यवस्था दे रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होगा तो ये जो 4,000 करोड़ के लगभग टैक्स मंडियों में इकट्ठा होता है, नई व्यवस्था में अगर एक प्लेटफॉर्म पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर वो टैक्स नहीं लगेगा तो व्यापारी और किसान को दोनों को लाभ मिलेगा और इससे खेती भी फायदेमंद होगी। अनुराग जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो है वो आ रही है और ये कहा जा रहा है कि क्लस्टर बनाया जाएगा जहां पर कंपनी जो है वो किसानों के साथ समझौता करेगी और इस तरह से वहां की फसल खरीदी जाएगी। किसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर निजी कंपनियां उनके गांव में आ जाएगी, सारे गांव वाले उनके हिसाब से खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं किसान का हित जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपका एक ही ग्राहक रहेगा या एक ही स्थान पर आप अपना सामान बेच पाओगे तो क्या आपको वहाँ पर दाम ज़्यादा मिलते हैं कि आपके ग्राहक ज़्यादा हों? और दाम तब ज़्यादा मिलते हैं जब व्यापार करने की सुविधाएं ज़्यादा हों। हमने एक देश एक बाज़ार, ज़्यादा पैसा ज़्यादा व्यापार, ये करने का काम किया है। पहले सीमित बाज़ार था, अब उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा, जब मार्केट आपके पास बड़ी बन जाएगी तो आपके आय के साधन भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहले खरीदार सीमित थे, अब खरीदार ज़्यादा होंगे। अगर आप एक शर्ट बेचने जाओ, 2 ही लोग खरीदने वाले होंगे तो उसका दाम कितना बेच पाओगे? अगर 200 लाइन पे खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका दाम ज़्यादा मिलेगा। ये तो थ्योरी कोई समझाने की जरूरत नहीं, हर कोई समझता है। केवल इस पे राजनीति की जा रही है कि इनको भ्रमित किया जा रहा है। किसान के नाम पर जो उसकी फसल पैदा करने में ट्रैक्टर की सबसे ज़्यादा मदद आती है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता तो एक पुराना सा ट्रैक्टर लेकर पहले उसको अंबाला में जलाते हैं, पिछले कल दिल्ली में जलाते हैं, अगले बार पता नहीं कहाँ जाके जलाएंगे। ये दिखावा है कांग्रेस का, साफ तौर पे दिखता है और किसानों के कंधे पर ये अपनी राजनीतिक बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन चलेगी नहीं। अनुराग जी, ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ निजी कंपनियां आती हैं, हालांकि आप बहुत बार ये आश्वासन दे चुके हैं किसानों को कि कोई भी उनका शोषण नहीं होगा, लेकिन निजी कंपनियों के किसानों तक पहुंचने में, बाजार तक पहुंचने में कहीं ना कहीं किसान को ये आशंका रहती है कि उनका शोषण होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें कि अगर हम आलू की फसल की बात करें जो हमारे लाहौल स्पीति की एक बहुत मेजर फसल है, अगर निजी कंपनी वहाँ आएगी और उसका दाम जो है वो 10 रुपये तय कर देगी, तो क्या सरकार ने इस जो बिल है इसमें प्रावधान किया है कि उस तरह का शोषण किसान का ना हो सके अगर बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हों? तो पहली बात, जब बुआई का समय होता है, फसल बीजने का समय होता है, उसी टाइम पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खेती बाड़ी करने वाले किसान से हो जाता है कि मैं आपको ये कीमत दूंगा, तो किसान को ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसको क्या मिलने वाला है दाम। और जब कटाई का समय आता है उससे दाम 30%, 40%, 50% जो भी बढ़ गया, जो बढ़ी हुई कीमत होगी उसका भी एक हिस्सा किसान को मुनाफे के रूप में और मिलेगा। तो इससे किसान का नुकसान कहीं नहीं होता है। जब किसान का कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है, एडवांस भी मिल जाता है और उसके अलावा उसको बैंकों से पैसा लेना होगा तो बैंक भी उसको ज़्यादा अच्छा पैसा दे देंगे
और तकनीकी सहायता भी जब बड़ी कंपनियां आती तो उससे और मिलेंगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में ही पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियां पंजाब में खेतीबाड़ी करने आई, क्या वो छोटे किसान के पास गई? नहीं। जो सैकड़ों एकड़ भूमि में खेतीबाड़ी करते थे उनके पास गई। कांग्रेस ने मदद की बड़े किसानों की, हम मदद करना चाहते हैं छोटे किसानों की, ताकि जो सीमांत किसान है उसको ज़्यादा पैसे मिल पाएँ। और देखिए, जिसकी बड़े स्टोर्स होंगे, बड़ी खरीदारी होगी, बड़ी मंडियों में काम करने वाले होंगे, जब वो भी देश भर से यहाँ पर काम करेंगे, एक्सपोर्टर होंगे, बाकी सब होंगे, तो अपने आप इससे रोजगार भी और बढ़ेगा। किसान के खेत से सामान लेना, उसके भंडारण क्षमता से सामान लेना, ये सारी वो कंपनियां भी करेंगी। और साथ ही साथ किसान को सुविधा एक और भी है कि जो मंडियां हैं वो भी रहेंगी। तो किसान के ऊपर है मंडी में जाना, मंडी में जाए, मंडी से बाहर बेचना, मंडी से बाहर बेचे। आप किसान को एक दुकान तक सीमित क्यों कर रहे हैं? क्या आप जब शॉपिंग करने जाती नंदिनी जी, आपके पास एक ही दुकान होगी तो आपके पास क्या होगा? विकल्प ज़्यादा नहीं है। ऐसे दुकानदार के पास सीमित छोटा व्यापार करने की जगह होगी तो कितना फल फूल पाएगा? वही दिक्कत थी जब बाजार सारी कंपनियों के लिए खोल दिया गया, सारी व्यवस्थाएं सबके लिए खोल दी गई व्यापार करने वाले के लिए, तो किसान को 72 वर्ष इससे दूर क्यों रखा गया? क्या किसान का वो हक नहीं है ज़्यादा पैसे कमाना? अगर है तो हम वो व्यवस्था उसके लिए खड़ी करके दे रहे हैं। हालांकि अनुराग जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीन जो है वो किसान की रहेगी, लेकिन फिर भी जो है किसान को ये लगता है कि अगर बड़ी कंपनियां आएंगी तो कहीं ना कहीं अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा या वो गरीब होगा, उसको ऋण लेने की आवश्यकता होगी, तो ये कंपनियां जो हैं उनकी खेतों पर कब्जा कर लेंगी। इस विधेयक में कैसे सुनिश्चित किया गया है कि किसान को जो ज़मीन है वो उसी की रहे और कंपनियां उस पर कब्जा ना कर सकें? इसमें नंदिनी जी ऐसा है कि इसमें ज़मीन का कहीं उल्लेख पूरी तरह से ही नहीं है। मैं इस बात को बार बार इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ठेका होगा फसल का, ज़मीन का नहीं होगा। ज़मीन का मालिक किसान है, किसान ही रहेगा। मान लीजिए आपने फसल का ठेका कर भी लिया, मान लीजिए आपने किसान की मदद करने के लिए वहाँ पे ट्यूबवेल भी लगवा दिया, आपने सिंचाई की सुविधा भी कर दी, आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा दिया, आपने वहाँ पे भंडारण की क्षमता भी उसके खेत पे बनवा दी किसानों के। तो अगर किसान वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ देर के बाद उससे कैंसिल करना चाहे तो किसान खुली छूट है कर सकता है। जो बाकी सामान वहाँ पे लगा है वो व्यापारी अपना उठा के ले जा सकता है, ना ले जाए तो वो भी किसान की संपत्ति बन जाएगी। ये सारे के सारे किसान के हित में है। इसमें एक शब्द भी, एक लाइन भी किसान के विरोध में नहीं है। और दूसरी बात मैं कह दूं, 3 दिन के अंदर पेमेंट व्यापारी को किसान को करनी होगी। अगर वो 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो लोकल एसडीएम के पास जाकर किसान अपनी निवेदन एप्लीकेशन दे सकता है और उसको कह सकता है कि मेरी पेमेंट करवाओ, और 30 दिन के अंदर एसडीएम को ऑर्डर देना ही पड़ेगा। ये कानून में लिखा है, हमने अनिवार्य किया है। तो ये तो सारा ही किसान के पक्ष में है। अनुराग जी, जानना चाहूंगी कि फिर क्यों कांग्रेस जो है पंजाब में, कांग्रेस सरकार, क्या ये जो पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है ये आने वाले जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, उसको देखते हुए हो रहा है क्या? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं और मैं आपके दर्शकों को भी, ये अगर आप देखेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वो मंडियां जो हैं उससे बाहर भी प्रक्रिया बनाएंगे किसान को सामान बेचने की, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और किसानों को ज़्यादा अवसर देंगे। ये 2017 में पंजाब के चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा। 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में राहुल गांधी जी और एक केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने कांग्रेस शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और सबने कहा कि हमें मंडियों की व्यवस्था से बाहर आकर किसान को सुविधाएं देनी है। अगर ये कहते हैं 2014 में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता, 2017 में भी अपने एजेंडा पे घोषणा पत्र में पंजाब में कहते हैं, 2019 के घोषणा पत्र में देश के सामने जाने से पहले यही बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस ही कर नहीं पाए 10 साल सत्ता में रहकर भी। भाजपा ने, मोदी जी ने आके किसानों के हित में कर दिया, तो अब इस पर ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दूसरा, पंजाब में इन्होंने यही एक्ट पास किया है, तो क्या अमरिंदर सिंह जी अब इसको वापस करेंगे?
अगर पंजाब में किया तो देश में करने का विरोध क्यों करते हैं? ये दोगली नीति और दोहरा चेहरा अब देश की जनता कांग्रेस का नहीं देखना चाहती। देखिए, इस देश में झूठ बोल के आप 2 दिन की राजनीति कर सकते हो, लंबा नहीं कर सकते। मोदी जी ने 2001 से लेकर 2020 तक 20 साल देश में सरकार में, केंद्र में और प्रदेश में लगातार अगर सत्ता संभाली है तो ईमानदारी के साथ किसानों के लिए और देश के हर वर्ग के लिए काम किया। झूठ नहीं बोला है हमने, जो कहा वो किया। बड़े और कड़े निर्णय भी किए, लेकिन देश के हित में किए, समाज के हित में। और ये निर्णय किसान के हित में है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। उसको अन्नदाता की आय भी बढ़े, अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने और अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी करे। इसी मन के साथ मोदी जी ने काम किया है। अनुराग जी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 80 से 85% जो किसान हैं वो छोटे और मझौले किसान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो। ये कृषि विधेयक, ये जो लक्ष्य है किसान की आय दोगुनी करने में, इस दिशा में किस तरह सहायक होगा? 2 बातें हैं नंदिनी जी इसमें। एक तो आप देखिए, हमने आते ही खाद के दाम कम किए। जो कांग्रेस के समय काला बाजारी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, हमारे समय 6 सालों में नहीं हुई। कांग्रेस के समय खाद की कमी आती थी, हमारे समय खाद की कमी नहीं आई। हमने नीम कोटेड यूरिया इस पे करके दिया, उससे दाम भी कम किए और खाद उपलब्ध भी करवा कर दी। दूसरा, हमने जहां कांग्रेस की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस ने नाबार्ड के माध्यम से कर्जा किसानों को दिलाया था, हमने 35 लाख करोड़ रुपया उनको पैसा उपलब्ध करवाया है। किसान को पैसा हमने ज़्यादा दिया ताकि उसके संसाधन बढ़ सकें, उसकी टेक्नोलॉजी का भी वो फ़ायदा ले सके। 80% तक हम सब्सिडी देते हैं अलग अलग इरिगेशन के सिस्टम्स के ऊपर। इसके अलावा खरीद हमने जो है वो लाखों करोड़ रुपए की कांग्रेस के समय से ज़्यादा मोदी सरकार ने की है। इससे किसानों को लाभ भी ज़्यादा मिला, एमएसपी पे हमने की। अब ये मंडी एक्ट के अलावा भी बाकी बाहर व्यवस्था हम दे रहे हैं, तो ये सारा किसान के हित में है। और ये 3 दिन के अंदर पेमेंट मिले, ये भी किसान के हित में हमने करके दिया है। और इससे जो सीमांत किसान हैं उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, छोटे किसान को। क्योंकि जब वो केवल धान, गेहूं या बाकी चीज़ों के अलावा बाकी भी पैदावार कर सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में जब मोदी जी में आए, देश की जनता ने मौका दिया, तो उससे पहले दालें ज़्यादातर दलहन तिलहन ये इंपोर्ट विदेश से ज़्यादा होता था। आप देखिए, दाल के दाम भी 150, 190 रुपये किलो कांग्रेस के समय गए, 2013-2014 के आंकड़े। हमारी सरकार के समय पैदावार यहाँ पर ज़्यादा हुई और देश के किसानों को हमने समर्थन मूल्य ज़्यादा दिया। और आप रेट सुनकर हैरान हो जाएंगी। आप देखिए, हमने अभी भी जो रेट दिए हैं, गेहूं के दाम हमने 1925 रुपये से बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिए। जौ के दाम 1525 से 1600 रुपये कर दिए। चना 4875 रुपये से बढ़ाकर 5100 रुपये कर दिया। मसूर 48 रुपये से बढ़ाकर 5100 रुपये कर दिया। सरसों 4425 से बढ़ाकर 4650 कर दिया। कुसुम्ब 5215 से बढ़ाकर 5327 कर दी। ये सारे आंकड़े मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों का एमएसपी का दाम भी हमने बढ़ाया। 23 आइटमों को इसमें हम लेकर आए। कांग्रेस तो केवल सीमित 2-4 आइटमों तक सीमित थी। हमने किसानों के लिए किया, मोदी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। कृषि विधेयक 2020 को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर किसान के साथ जोड़ा जा रहा है, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, ऊर्जादाता है और अन्नदाता का तो केवल सम्मान किया जाता है। हमने उनके सम्मान के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने का काम किया है। आय को दुगनी करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और इसके अलावा जो बाकी काम करने थे, एमएसपी को भी बढ़ाया, एमएसपी में खरीद भी बढ़ाई और आगे के लिए मंडियों को भी खोल दिया है। अन्नदाता, ऊर्जादाता के साथ साथ अब आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी मदद कर रहा है। अनुराग जी, पहले जो है वो पीएम केयर फंड और अब जो है कृषि विधेयक 2020। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे ही पार्लियामेंट में टैक्सेशन बिल पे कांग्रेस ने पीएम केयर पर टिप्पणी करनी चाहिए और की, तो जब मैंने उनके सामने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो पंडित नेहरू ने शाही हुक्म करके सुना दिया था,
और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कुछ नहीं किया, केवल एक शाही फरमान जारी कर दिया 1948 में, और 25 सालों के बाद उसकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हुई। 25 साल के बाद, वो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं थी। उसके बावजूद उनको सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन कर दी, ATG की एग्जम्पशन दे दी। 2011 में उनको FCRA क्लियरेंस कर दी। 2013 में कंपनीज एक्ट आया तो उसमें उनको CSR फंड खर्च करने की सुविधा दे दी गई। सारा कांग्रेस के टाइम पे हुआ। और उसके ट्रस्टी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और टाटा ग्रुप का एक ट्रस्टी और एक इंडस्ट्री का व्यक्ति। तो मुझे बताइए ये क्या तरीका था प्रधानमंत्री के नाम पे पैसा इकट्ठा करना कांग्रेस के टाइम पे, और उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष को रखना। वहाँ से क्या करते थे ये लोग? राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दे देते थे। ये प्राथमिकता राजीव गांधी फाउंडेशन को और गांधी परिवार के सारे ट्रस्ट को देते थे। इसके अलावा 1964 में जब बहुत बाढ़ आई पंजाब, दिल्ली, असम, हरियाणा, बाकी जगह पर, तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में पैसा इकट्ठे करने की बजाय इन्होंने 6 महीने तक अपील जारी नहीं करवाई प्रधानमंत्री से, ताकि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में पैसा कम ना इकट्ठा हो। प्राथमिकता जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट को दी। तो इन्होंने तो गोरख धंधा बना दिया था कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में रखी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए स्थान था और वहाँ से वो मदद करते थे अपने गांधी ट्रस्ट के परिवार के ट्रस्टों को। तो ये सब उनकी पोल खुल गई। उस दिन के बाद आज तक ना कांग्रेस का एक व्यक्ति इस पर एक टिप्पणी नहीं कर पाया, क्योंकि देश के सामने इनका चेहरा बेनकाब हुआ कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने देश को लूट कर खाया है। अनुराग जी, अटल टनल जो है रोहतांग, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तारीख को करने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा श्रेय जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, वहीं आपके जो पिता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल को भी जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? ये सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन है हिमाचल के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि जब भी अटल जी मनाली में आते थे तो उनके मित्र उनसे मिलने आते थे, वहाँ पर कार्यकर्ता मिलने आते थे, और प्रधानमंत्री के रूप में भी जब जब अटल जी हिमाचल प्रदेश आए, हिमाचल के लिए बहुत कुछ दिया। मुझे आज है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे, हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे, और जो अटल जी जब भी हिमाचल आए तो आदरणीय मोदी जी साथ में आते थे। और 2002 में अगर देखा जाए तो जिस दिन उसका नींव पत्थर रखा गया रास्ते का, जो जहाँ के लिए टनल बननी थी उसके लिए, तो धूमल जी मुख्यमंत्री के रूप में, अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में और आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी के रूप में वहाँ पर रहे। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अवसर है। मोदी जी का सदा यही माना गया कि दूसरा घर हिमाचल है, और एक प्रधानमंत्री के रूप में वो ये टनल अटल जी का सपना देश के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल और देश को समर्पित करेंगे। हिमाचल इंतज़ार कर रहा है आदरणीय मोदी जी का 3 अक्टूबर को आए और इसको समर्पित देश के लिए करें। अनुराग जी, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। कृषि विधेयक पर आपने जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसे दूर करने का प्रयास किया। आत्मनिर्भर किसान किस तरह से इससे कृषि विधेयक से बनेगा, इसके बारे में पूरा स्पष्ट किया। आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।